तो क्वेश्चन नंबर 41 है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द यूनिट ऑफ वर्क इन द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सो इट्स अ फेयरली इजी क्वेश्चन, बट बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन में से है कि यूनिट ऑफ वर्क जो है ना वो सिस्टम इंटरनेशनल में क्या है। सो यूनिट ऑफ वर्क जो है सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर वो है जी हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, मैं इसको ड्राइव करवा देता हूँ। एफ डी कॉस ऑफ थीटा होता है। सो न्यूटन है, एंड जो हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर है। सो न्यूटन मीटर जो है ना वो यूनिट आ जाएगा हमारे पास जाउल का। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब क्वेश्चन पे गौर करना है। क्वेश्चन के अंदर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है, इस बात पे गौर करना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर आपको पेपर के अंदर ट्रिक कर जाते हैं, बंदा नॉट के वर्ड के ऊपर गौर नहीं करता। ठीक है। अब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं कि जो रिप्लेनिश नहीं होते, जो अपने ओन पे रिन्यू हो जाते हैं। जैसा सोलर एनर्जी है, जो हमारे घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, वो जब भी सूरज निकलता है वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं, जब भी हवा चलेगी वो विंड एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही हैं। हाइड्रो पावर, वाटर भी रीयूजेबल है। ठीक है, जो आप डैम्स के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, पानी से आप बिजली बना रहे हैं। बेसिकली आप पानी को हाइट पर रोक लेते हैं, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, उस जीपीई को आप कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एंड आप उससे बिजली बनाते हैं टरबाइन रन करके। तो इसमें से जो वाहिद सोर्स जो कि रिन्यूएबल नहीं है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को भी फ्यूल चाहिए होता है। यूरेनियम एंड डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसमें एज अ फ्यूल चाहिए होते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी ऑन मून इज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अर्थ की जो ग्रेविटी है ना, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। अब मून की जो ग्रेविटी है वो इसका 6 टाइम्स कम है, वो इससे 6 टाइम्स कम है, 10/6 है। तो 10/6 क्या है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो मून की ग्रेविटी हमेशा याद रखना अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स कम है। एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम्स नहीं, बल्कि 6 टाइम्स रिड्यूस्ड है। 6 टाइम्स रिड्यूस का मतलब यह है कि 6 के फैक्टर से डिवाइड होगा। विच आर द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने ढूंढना है। रबर, रबर तो इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। कॉपर, वुड, ग्लास, इनमें जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो कॉपर है। ठीक है, सो कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। सो कौन सी डिवाइस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। सो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करता है, ठीक है, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये याद रखना है आपने। सो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करेगी कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसको आप रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, सो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो मैं इसको करेक्ट कर दूं कि एसी को इसने कन्वर्ट करना है इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट वो होता है कि जो कि अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा होता है। और डायरेक्ट करंट वो होता है कि जिसकी एक वैल्यू रिटेन होती है। अब लेट से ये 5 वोल्ट पे है तो 5 वोल्ट पे ही रहेगा। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताऊं, ये जीरो लाइन है ना। सो अगर एक करंट यूं है ना, कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस जीरो लाइन से ऊपर ऊपर ही रहता है, यानी जीरो लाइन से नीचे नहीं आता, अपनी पोलैरिटी को रिवर्स नहीं करता, तो ये भी डीसी करंट है। वो लहदा बात है कि ये डीसी कम और ज्यादा हो रहा है। अल्टरनेटिंग वो तब होता है कि जब वो इस जीरो लाइन से नीचे आ जाता है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, डायरेक्ट करंट ही है। हाँ, उसकी वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है जी, उसकी वैल्यू स्टेबल नहीं है। तो डायरेक्ट करंट आप इसको कहेंगे जो जीरो लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तो बहरहाल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सी डिवाइस जो है ना वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में करती है, उसको आप रेक्टिफायर कहते हैं। इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर उल्टा काम करता है। इन्वर्टर इसके ऑपोजिट डिवाइस है। इन्वर्टर बेसिकली डायरेक्ट करंट को, इन्वर्टर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। सो इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। सो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना किस डिवाइस का काम है, वो इन्वर्टर का काम है। और अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना रेक्टिफायर का काम है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये मैंने पहले भी बताया, इसका एमसीक्यू गुजर चुका है पीछे, कि ये फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलता है। ठीक है ना, ये फेरेडेज लॉ ऑफ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलता है।
तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये चलता है। ये क्या करता है, वैल्यू को स्टेप अप भी कर सकता है एंड वैल्यू को स्टेप डाउन भी कर सकता है। तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या इंड्यूस करता है, करंट। इसमें ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ना वो ईएमएफ या करंट जो है ना वो इंड्यूस करता है। तो चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ईएमएफ या करंट जो है ना वो इंड्यूस कर रहा होता है। ठीक है जी। सो ये बात आपने जो है ना वो इसमें याद रखनी है। अच्छा जी, अब क्या है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन, तो वो फोर्स जो कि मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए चाहिए होती है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मैस पर डिपेंड करती है, यस करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, यस करती है, लेकिन मैस ओनली या वेलोसिटी ओनली पे नहीं करती बल्कि दोनों पे करती है। तो बोथ मैस एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है जो एक फोर्स चाहिए होती है किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मैस का एंड वेलोसिटी का। तो मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का। सो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है ना एक बॉडी में वो मोमेंटम से रिप्रेजेंट होती है, जो कि प्रोडक्ट है मैस एंड वेलोसिटी का। अब एक बुलेट है, बुलेट का मैस तो बहुत कम होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये वजह है कि उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। अब एक ट्रक है, उसका मैस बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अगर 20 की वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी मूव कर रहा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म चाहिए, एयर ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए या हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, राइट। सो किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स होती है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, उसको रोकने की जो फोर्स है, उसका मैस ज़्यादा है तो डेफिनेटली तब भी उसको रोकना के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, वेलोसिटी ज़्यादा है तो तब भी उसको ज़्यादा चाहिए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड इज करेक्ट, सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट जो कि साउंड के बारे में करेक्ट है। ठीक है। सो साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये रॉन्ग है। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में यहाँ पे एमसीक्यू गुजरा था जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेव्स को रिवाइज करवाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को कहते हैं कि जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, तो ये मैकेनिकल वेव्स है। तो मैकेनिकल वेव्स को गुजरने के लिए क्या चाहिए, मैकेनिकल वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम चाहिए। सो वैक्यूम में तो एयर भी नहीं है, तो देर इज नो मीडियम, तो इसलिए ये वहां से ट्रेवल ही नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि करेक्ट है। इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, यस, ये मैकेनिकल वेव है, इसको गुजरने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम नहीं होगा तो ये नहीं गुजरेगी। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, इट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन गैसेस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोजर होते हैं, लिक्विड्स में फिर उनका डिस्टेंस जो है मीडियोकर होता है, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है उनका, दूर दूर होते हैं। तो साउंड जो है वो ट्रैवल फास्टर करता है इन सॉलिड्स, तो सॉलिड में साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। लिक्विड्स में उनकी जो स्पीड है ना वो एवरेज है, एवरेज स्पीड है उनकी, कहाँ पे, लिक्विड्स में, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है। तो लिक्विड्स में जो उनकी स्पीड है ना वो एवरेज है। फिर अगर हम बात करें तो गैसेस में उनकी स्पीड सबसे स्लो है, क्यों, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनका डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है गैसेस के जो मॉलिक्यूल है। इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, ये भी रॉन्ग है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और साउंड वेव्स के अंदर जो वेव्स होती हैं वो मीडियम के पैरेलल वाइब्रेट करती हैं। ये वजह है कि इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं कि जिनमें पार्टिकल और मीडियम एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो वेव्स और मीडियम, वेव्स जो है ना वो मीडियम के पैरेलल फॉर्म होती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अगर वेव्स मीडियम के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं तो वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एक ही बनता है कि इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो मैंने आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए ताकि साथ साथ ओवरव्यू भी मिलता जाए चीज़ों का। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी, सन के ऊपर जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है। तो सन के ऊपर जो है वो डिफरेंट फिजन डिफरेंट जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एंड मेनली वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो जो सोर्स ऑफ सन एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस है। एंड जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है, एंड स्पेसिफिकली अगर अर्थ की बात की जाए, तो अर्थ के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। सनलाइट आती है,
तो ही यहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है। डिफरेंट चीज़ें उगती हैं, डिफरेंट एनिमल सर्वाइव करते हैं, एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो सन जो है वो अर्थ के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड सन के ऊपर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उस पर डिफरेंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। एंड बाय द वे, एक क्वेश्चन था कि सन क्या है। ठीक है, सन स्टार है, सन प्लैनेट नहीं है, सन एक स्टार है। ठीक है, तो सन एक स्टार है। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। सो रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टर की, अगर उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाती है। उसकी रीज़न क्या है? देखें, रेजिस्टेंस क्यों होती है, ये मैं रेड कलर में जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये एटम्स हैं, लेट से, और ये एक मेटल का एक टुकड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के अंदर पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ होता है। मेटल के अंदर क्या है, पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है। जब यहाँ से करंट गुजरता है, जब यहाँ से करंट आए गुजरता है, ठीक है, जब इसको पोटेंशियल मिलता है, इसको आप पोटेंशियल देंगे, प्लस और माइनस एक पोटेंशियल आपने इसको प्रोवाइड कर दिया। अब लेट से कन्वेंशनल करंट है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो क्या हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो भी इंक्रीज होंगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होंगी तो यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज होने से। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज होंगी। जब वाइब्रेशन इंक्रीज होंगी तो रादर देन कि वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करें, कन्वेंशनल करंट फ्लो करे, वो रास्ते में जब उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी है, स्पीड इंक्रीज होगी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वो एटम्स के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी, उनकी उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, उनकी कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी। जब कोलिजन ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर की बात हो रही है, सेमी कंडक्टर की बात नहीं हो रही, उनके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो आगे आएंगे तो पता चल जाएगा। तो टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। जब एनर्जी इंक्रीज करेगी तो कोलिजन भी इंक्रीज कर जाएगा। जब कोलिजन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, वैसे रेजिस्टेंस जो है ना, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो भी पहले एमसीक्यू गुजर चुका है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए पर डिपेंड करती है। तो लेंथ ज़्यादा है तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। एंड रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एक वायर मेरे पास है, एक वायर लेट से अली के पास है, दोनों की वायर्स का लेंथ और एरिया सेम है, लेकिन अली के वायर की रेजिस्टेंस चेंज है, मेरे वायर की रेजिस्टेंस चेंज है। तो उसकी रीज़न क्या होगी, ये रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है ना वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल साइड मिरर्स। गाड़ियों के साइड मिरर्स में कौन से मिरर्स यूज होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, नन ऑफ दिस। तो कन्वेक्स मिरर्स यूज होते हैं, प्लेन मिरर्स यूज नहीं होते। वो कन्वर्जिंग होते हैं, एक पॉइंट के ऊपर लाइट को फोकस करते हैं। जब एक पॉइंट पे आपको लाइट को फोकस करते हैं तो आपका व्यू जो है वो बेहतर होता है, आपको चीज़ें जो है वो बेहतर नजर आती हैं। तो दिस इज द रीज़न कि आपके पास क्या है, कि आपके पास कन्वेक्स मिरर्स को यूज़ किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग आर द ग्रेटेस्ट इनर्शिया। इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, फेदर का, बुक का, कार का, कॉइन का। कार का होगा डेफिनेटली। इनर्शिया क्या है, मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अपने चेंज ऑफ स्टेट में रेजिस्ट करती है। एक ऑब्जेक्ट अपने चेंज ऑफ स्टेट में रेजिस्ट करेगा ड्यू टू इनर्शिया। वो प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया। तो अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी क्या है, इनर्शिया भी क्या है, इनर्शिया भी ज़्यादा है। मास कम है तो इनर्शिया भी कम है। एक ट्रक है, उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। एक बाईसाइकिल है, उसको मूव करने के लिए कम फोर्स चाहिए क्योंकि उसका मास कम है।
तो इन चीज़ों में कार का मैथ सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से कार का इनर्शिया सबसे ज़्यादा है। अब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस, जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है उसकी क्या इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन होती है? नो। डिक्रीजिंग होती है? नो। उसकी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहती है, जिसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हो। जीरो एक्सेलरेशन नहीं होती उसकी। अ रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? नो। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन? रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन? इंटरफेरेंस एंड रिफ्लेक्शन? डिस्पर्शन की वजह से होता है। सो रिफ्रैक्ट तो होती है लाइट, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी वो पास करती है, लेकिन डिस्पर्स होती है, फैल जाती है। तो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन उसका आंसर है। तो क्या होता है कि वो मॉइस्चर के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ के उनसे गुजरती है तो स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर्स। तो उस चीज को डिस्पर्शन कहते हैं, एंड लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन दोनों की वजह से आपके पास रेनबो जो है वो प्रोड्यूस होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि अभी ऊपर हम इसको देख कर आए हैं, सो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। 2-3 एमसीक्यूज पहले इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, एमीटर, रजिस्टर। सो कैपेसिटर जो है ना वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज करता है। जो कैपेसिटर की एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू हाफ 1/2 CV स्क्वायर। ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। एमीटर करंट को मेजर करता है, करंट मेजरिंग डिवाइस है, स्टोर थोड़ी कर सकता है। और रजिस्टर जो है वो करंट को लिमिट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस जो है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो स्टोर करता है वो कैपेसिटर है, वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ 1/2 CV स्क्वायर। और इंडक्टर में जो एनर्जी होती है वो भी बता देता हूँ, वो होती है हाफ LI स्क्वायर। आई करंट है, L इंडक्टेंस है, यहाँ पे C कैपेसिटेंस है और V वोल्टेज है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? मैस एंड वेलोसिटी पे, मैस ओनली पे, वेलोसिटी ओनली पे। ये इस तरह के एमसीक्यू भी एक मैं पहले ऑलरेडी ऊपर करवा चुका हूँ, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मोमेंटम जो है ना वो किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रहा होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है। एंड ये प्रोडक्ट है, ये किसका प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है मैस का एंड वेलोसिटी का। तो प्रोडक्ट है ये मैस और वेलोसिटी का, तो इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम मैस एंड वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? इसमें से सबसे कम, अब ये एक रूट लर्निंग का क्वेश्चन है, वो जो टेबल साइड टेबल्स हमारी बुक्स में बने हुए होते हैं उनमें से आया हुआ है। तो इसमें ये है कि वेव जो एक्सरेज होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, लेकिन उनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो इन सबसे ज़्यादा है। सो एक्सरेज की वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट है। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म द रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड लेंस? नो। it should be placed away from the beyond from the focal point. So at the focal point के ऊपर भी रियल इमेज नहीं बनेगा, रियल इमेज तब बनेगा जब फोकल पॉइंट से भी दूर पड़ी हुई है उसके, तो बियॉन्ड द फोकल पॉइंट आएगा। when a ray of light moves from air to water its speed increases, decreases, remains the same? so denser medium से rarer medium में जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो स्पीड उसकी डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। लिक्विड्स अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि उनमें मॉलिक्यूल्स क्लोजर होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। एयर तो क्या है? एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल करी है, किया है रे ऑफ लाइट ने ट्रेवल एयर से वाटर में। सो एयर डेंसर मीडियम नहीं है, रेयर मीडियम है। एयर में, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। वाटर लिक्विड है, उसमें मॉलिक्यूल थोड़े क्लोजर हैं। तो जब भी डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि रेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, विच व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड? तो कह रहा है कि क्या इफेक्ट होगा अगर आप लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम को इंक्रीज कर देंगे, तो उसका टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? सो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर आप ये देखें यहाँ पे, तो ये 2 पाई का फैक्टर एक कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी एक, चलो ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट प्लैनेट्स पे तो चेंज हो सकती है, मून पे कम हो सकती है, अर्थ पे ज़्यादा ही होगी, उससे वो एक अलहदा बात है। लेकिन 2 पाई का फैक्टर एक कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी एक, चलो ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट प्लैनेट्स पे तो चेंज हो सकती है, मून पे कम हो सकती है, अर्थ पे ज़्यादा ही होगी, उससे, वो एक अलहदा बात है। लेकिन
अगर इन सारों को कांस्टेंट सपोज किया जाए तो पीछे क्या रह जाता है कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है लेंथ के अंडर रूट के। तो इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, अगर आप लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। तो आप बेशक एक एग्जाम्पल पुट करके देख लो जो कि प्रीवियस एग्जाम से भी, प्रीवियस पेपर से भी रिलेट करती है, कि जिसमें उसने कहा था कि मैंने लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो लेंथ अब नहीं आ जाएगी 4L डिवाइडेड बाई जी, अंडर रूट 4 जो है वो 2 बन जाएगा, अंडर रूट 4 2 बन जाएगा, पीछे रह जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो ये टी आ जाएगा। तो टी की जो नई वैल्यू आएगी वो टी की जो नई वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आएगी ये 2, एंड ये ओरिजिनल टाइम पीरियड है, तो नया टाइम पीरियड टी डैश आएगा ट्वाइस द ओल्ड टाइम पीरियड टी। तो लेंथ इंक्रीज करोगे पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, लेंथ डिक्रीज करोगे टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। मैस ऑफ द पेंडुलम को चेंज करोगे तो टाइम पीरियड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैस ऑफ अ पेंडुलम को चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कहीं मैस है ही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है कि मैस ऑफ अ पेंडुलम को चेंज किया, नया टाइम पीरियड क्या होगा। भाई टाइम पीरियड का मैस ऑफ अ पेंडुलम से कोई ताल्लुक नहीं है, टाइम पीरियड जो है ना सिंपल पेंडुलम का वो 2 पाई अंडर रूट L बाई जी है, और मैस अटैच हुआ स्प्रिंग सिस्टम का वो 2 पाई अंडर रूट M बाई के है। तो वो डिपेंड करता है मैस पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे, वो ग्रेविटी के से इंडिपेंडेंट है। इसमें अगर आप ग्रेविटी को चेंज करोगे, जी को चेंज करोगे, तो जी को चेंज करने से टी के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एंड बहुत जगह पे आता है, ना सिर्फ बैरिया एयर कॉमसेट्स मैरीन के टेस्ट में आएगा, आपको एनईडी में मिलेगा, आपको नस्ट में मिलेगा, आपको ई कैट में मिलेगा। तो ये एसएचएम से रिलेटेड एमसीक्यूज इनके बहुत फेवरेट हैं, जितनी भी पाकिस्तानी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंट्रेंस टेस्ट हैं उनमें पेंडुलम के क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएचएम के से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी अब कंप्लीट होगी है। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ।